दोनों में अंतर ये है, अधिकार होते हैं इंडिविजुअल के। सुप्रीम कोर्ट एक वाइड स्कोप में अगर देखते हैं उसका क्षेत्र क्या क्या है और उसके अधिकार क्या क्या है, जिन्हें एक दूसरा शब्द यूज करते हैं, सीमाएं। व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे हर एक ऑफिसर चाहे टेक्निकल हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या ऑडिट से अकाउंट से संबंधित, तो उसके अपने अधिकार है। जैसे आपने कहा ना ब्रांच हो, कोई ब्रांच के एक अधिकारी है कि किसी भी ब्रांच के 25 लाख से ज़्यादा टर्नओवर या 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर, उसी हिसाब से मैनेजर का प्रमोशन होता है। तो किसी का 25 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, इतने तक लोन दे सकते हैं सैंक्शन अथॉरिटी, तो एक क्षेत्राधिकार है। उसके क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के 3 हैं। क्या है? 3 क्षेत्राधिकार है। आप कहोगे कि 3 ही क्यों है? सुप्रीम कोर्ट तो पूरा इंडिया का देखता है। उन 3 में क्या क्या कवर है वो बताता हूं। नंबर 1 है, ये पहले से लिखा हुआ क्या? नंबर 1 है, इसे हिंदी की बुक में बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सब सेंटेंस हिंदी की बुक में दिया है प्रारंभिक अधिकार, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग है मूल अधिकार। और मूल अधिकार वो है जो संविधान में जब निर्मित हुआ संविधान, उसमें जो अधिकार दिए गए थे उसे मूल अधिकार कहते हैं या प्रारंभिक अधिकार कहते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि प्रारंभिक अधिकार कौन से हैं या मूल अधिकार, तो दोनों एक ही हैं। या ओरिजिनल राइट्स कहते हैं, या इसे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल का मतलब खाली मौलिक इंडिविजुअल से नहीं, जो है फंडामेंटल, जैसे कि आपने साइंस के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ दिस, इसकी बेसिक्स क्या है, आधार क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये शब्द हैं आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इनका सबका मीनिंग यहाँ पर एक ही है। समझ में आया? तो नंबर 1 इज, चाहे प्रारंभिक लिख दो या मूल में लिख दो या मौलिक, लेकिन हम आपको प्रारंभिक ही लिखेंगे क्योंकि बुक्स में ये दिया है। क्या है? प्रारंभिक अधिकार। ठीक, पूरा नहीं लिख रहे अधिकार, समझ जाइएगा अधिकार। दूसरे हैं अपीलेट, अपीलिए है ना, इंग्लिश में अपीलेट ही कहलाती है ना ये। तीसरे बताइए, हैं पढ़े हुए किसी के? तीसरे बताइए। तीसरे क्या है? परामर्शदात्री, एडवाइजरी। दात्री बोलते हैं अधिकार। ठीक, बात करते। अच्छा, इसमें ये वो नहीं है सिस्टम, इतना मिटा दे ये रह जाए, है? क्या है बताइए, कहाँ से? ये अच्छा, प्लस वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 हेडिंग कितनी है? अच्छा, अच्छा, इस नहीं पॉइंट लगाए कैसे इस पे? ऐसे? अच्छा, ये पूरा चलाना पड़ेगा। अरे तो डस्टर की तरह हो जाएगा, बाहर लिखते आप लोग टाइम पास करवा रहे हो क्या? ये सही है, इससे हम दोबारा लिख देंगे। ओरिजिनल। चलिए, ओरिजिनल क्या क्या है उसके, इस ओरिजिन को 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 लिख लीजिए, इसे हिंदी में कहते हैं एकमेव। एक ही मतलब एकमेव, जानते हैं संस्कृत का शब्द है ये। ठीक, और दूसरा है संवर्ती, इसे एकाधिकार भी कहते हैं, एकाधिकार, और इसे संवर्ती अधिकार, संवर्ती क्षेत्राधिकार भी कहते हैं।
एकमेव से मतलब क्या है? संस्कृत जानते हैं ना आप? एकमेव, एक ही, इसके अलावा दूसरा नहीं है। मीन्स दूसरे किसी भी न्यायालय को वो अधिकार नहीं दिए गए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं। सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाने के बाद हाई कोर्ट होगा तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कहा गया है कि वो अधिकार, वह करते हो, वह क्या पढ़ते हो, वह अधिकार जो केवल और केवल जिनकी सुनवाई याचिका या रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है और दूसरे कोर्ट में नहीं हो सकती। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या है, जैसे किसी राज्य से संबंधित है तो हाई कोर्ट में कैसे करेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य को क्वेश्चन एराइज हो जाएगा कि वह नहीं करें। तो पहला पॉइंट, 3 पॉइंट है इसके। नंबर 1, भारत सरकार या एक से अधिक राज्य से संबंधित। भारत सरकार या एक से अधिक राज्य से संबंधित। किन्हीं किताबों में आपको मिलेगा, जो आप क्योंकि डिफरेंट राइटर्स के पढ़ते हैं, कि 2 या 2 से अधिक। दोनों में अंतर है क्या? एक या एक से अधिक और 2 या 2 से अधिक, दोनों में अंतर क्या है? सर इसमें एक या एक से अधिक में एक भी मतलब इन्वॉल्व है और 2 या 2 से अधिक में एक इन्वॉल्व है। तो 2 तो हमेशा होना ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ राइटर्स ने जो लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज। भाई अकेला तो हो गई ना, विवाद के लिए 2 लोग जरूरी है ना, ठीक। अब एक क्यों लिखा है और दोनों में अंतर है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। एक या एक से अधिक में एक कैसे होगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। आपने पढ़े हैं दोनों किताबें देखी हैं? मैंने दोनों देखी है। मैं बताता हूँ, अगर संसद कोई ऐसा नियम बना देती है, ध्यान से सुनिए, जो पर्टिकुलर राज्य को एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अभी माइंड में आया इनफैक्ट। अगर कोई संसद ऐसा नियम बना देती है जो उस राज्य को पसंद नहीं है, तो वो राज्य सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इंडिविजुअल हो गया, अकेला राज्य, जैसे 370 विधानसभा भंग है। बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इतना डीप पॉलिटिकल साइंस का। कश्मीर के संविधान में आर्टिकल नंबर 3 में ये लिखा हुआ था कि जब तक कश्मीर की विधानसभा नहीं चाहेगी तब तक कश्मीर केंद्र में मर्ज नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन अब मर्ज हो चुका है, कश्मीर की विधानसभा में नहीं चाह रहा है। आपको पता है बहुत दिनों से डिमांड चल रही है कि यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि सीमांकन जो डिलिमिटेशन वाला हुआ है, परिसीमन जिसे कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में डिलिमिटेशन, परिसीमन नहीं हुआ इसलिए इलेक्शन नहीं हुए। अब अगर वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के हेड हैं वो, ना कॉन्स्टिट्यूशन के हेड हैं। हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? राष्ट्रपति। अब मान लो विधानसभा बहाल हो जाती है, फिर वो विधानसभा बहुमत के साथ ये एक प्रस्ताव पारित कर दे दूसरे राज्यों की तरह अकेले के हमारे लिए पुराना दर्जा बहाल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे, तो एक राज्य हुआ ना। एग्री जबरदस्ती मत हुआ करो, मेरी बात करें। अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो पूछ लिया करो, ये नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं सही आपके दिमाग में जो आ रहा है समझ में आ रहा है। नहीं, विधानसभा बहाल कर दी, सीमांकन के साथ इलेक्शन भी हो गए। अब उन्होंने ये विधान, चूंकि दो सदनीय नाम नहीं है वहां पे, एक उन्होंने विधानसभा में बहुमत है किसी पार्टी का, चाहे एनसी का समझ लो, पीडीपी का समझ लो, कांग्रेस का, सबका एक्सेप्ट बीजेपी, तभी तो जाएंगे वो। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हंसने की बात नहीं, इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी क्यों लाएगी बहुमत, क्यों करेगी केस? मैं क्यों करूंगा जिसके लिए मैंने किया? नहीं करूंगा ना, दूसरे ही करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट का ये एकमेव अधिकार है कि वो उसे सुन सकता है। लेकिन इसकी काट बता दूं क्या है, संसद के द्वारा करा दे सकता है। ये चीजें समझने की है आपको, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता है तो बता देना। तो इसलिए कहा था एक या दो। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वो एक पहला पॉइंट समझ गए, दूसरा है भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों। दूसरा पॉइंट, ये एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं आपको। भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों तथा, इसमें दोनों कमी, तथा एक या एक से अधिक राज्यों, एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है, वो सर्वोच्च न्यायालय। इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, और नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, इसमें समझ में आ रहा है? या कई राज्यों का भी शब्द है। कई राज्यों का मैंने बताया, एक छोटा सा मैं बड़ा ऐसा एग्जांपल देती हूँ आपकी समझ में। जैसे एक नदी कई राज्यों से जाती है, कई राज्यों का विवाद हो सकता है। बाउंड्री का है, दो राज्यों का हो सकता है। एक पर्टिकुलर किसी स्टेट का, जैसे एग्जांपल दिया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है दूसरे का, तो वो एक राज्य का हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक का हो सकता है, दो हो सकता है, कई राज्यों का नदी या बांध के हिसाब से हो सकता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो आप। कौन सा? पहला क्या? ठीक है, हाँ। एक्चुअली ये अंतर दोनों में ये है, कहीं जैसे बाउंड्री है उसमें दो ही चाहिए, 370 वाले में एक ही चाहिए। नदी का है तो कई राज्य चाहिए। अब उसमें मान लो एक बात आ गई, एक नदी जा रही है हिमाचल से निकल के और वो आंध्र प्रदेश तक जा रही है, बीच में राजस्थान पड़ा, मध्य प्रदेश पड़ा और महाराष्ट्र पड़ा। एक राज्य कह रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो राज्य कह रहे हैं मुझे प्रॉब्लम है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इसमें दो राज्य कह रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं, मान लो एक राज्य कह रहा है, तो विवाद दो राज्यों के बीच में हो गया, और तीन इधर है तो कई राज्यों के बीच में हो गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि यही चीज समझने की है कि भाई किस किस क्षेत्र में एक या दो राज्य के बीच में हम घूमते रहते हैं। देखिए, अच्छा डैम का मसला है, आपने उत्तराखंड में कहा कि ठीक है हिमाचल से आ रहा, कोई बात नहीं, हम डैम बनवा लेंगे। अब जो एग्रीमेंट हुआ है महाराष्ट्र, राजस्थान या आगे तक जो नदी जा रही है, जैसे वहां तो छोड़ो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है हर स्टेट में उसका नाम अलग है, आप पढ़िए, ज्योग्राफी वाले पढ़ाते होंगे आपको, है? अब वो कई राज्यों को होकर जाती है। बिहार में नेपाल की कुछ नदियों के कारण बाढ़ आती है, अगर वो डैम बना ले बाढ़ नहीं आएगी। अगर हम कहें ये बात अगर हिमाचल में ले लो, हिमाचल में मान लो कोई नदी निकल रही है, अगर वो डैम बना ले तो राजस्थान में पानी नहीं मिलेगा, वहां राजस्थान में पानी की जरूरत है। दोनों तरफ देखो, फैक्टर समझिए, इधर पानी की वजह से बाढ़ आ रही है इसलिए परेशान है, इधर कह रहे हैं नहीं तुमने डैम क्यों बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहे? तो ये जो राज्यों का मसला है, तो ये है कि कई राज्य कह सकते हैं नहीं सही चल रहा है, एक राज्य कह रहे नहीं है, तो कई राज्यों के बीच में बैटल हो गया, दो राज्य को। तो डैम के मैटर में तीनों राज्य एक हो सकते हैं कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। पानी कब चाहिए? बरसात में थोड़ी चाहिए, पानी चाहिए गर्मी के दिनों में, मई जून में जब आपको शॉर्टेज पड़ती है। तो दोनों अंतर ये है कि कई राज्यों का भी मैटर हो सकता है, दो राज्यों का भी होता है, एक राज्य और कई राज्यों का हो सकता है, और वाइस वर्सा। डिपेंड करता है केस है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कोई भी चीज ऐसी अनछुई या अनटच्ड नहीं छोड़ी है कि जिससे कल को कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए। यही कारण है कि 72 वर्षों में संविधान के केवल 104 अमेंडमेंट हुए हैं, नहीं तो इस विविधता की एकता के देश में विविध राज्यों में स्ट्रक्चर होने के नाते अब तक बहुत संविधान में संशोधन हो जाना चाहिए था। मैंने इसलिए कहा, पहले मैं कहता हूं कि जो भी संविधान निर्माता थे उनको या तो एडिटर थे जिनका लेवल बहुत हाई था, या वकील थे जिन्हें, और वकील ऐसे ऐसे नहीं थे, वो वकील थे कि जिन्होंने स्वयं ब्रिटिश में रह के लॉ किया था और वो इस संविधान को जानते थे। जितने नियम उन्होंने बनाए थे, चाहे 1770 से 73 से लेके
1853 तक या 1858 से लेकर 1947 तक। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 1773 में 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद 1773 में पहला रेगुलेटरी एक्ट बताया, बीच में चार्टर, और 1858 इसलिए कहा क्योंकि उस दिन से क्राउन रूल शुरू हो गया था, और 1947 तक जो 15 दिन में उन्होंने बिल पास कर दिया था, 4 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के अंदर, और 4 अगस्त को उस पर मोहर लगी थी। वो जितने भी एक्ट थे, वो सब एक्ट जितने भी संविधान निर्माता थे, ज्यादातर हो, अम्बेडकर हो, अय्यंगार हो, ये सब पहले से जानते थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी कि जिससे हम अगर इन 562 राज्यों को जोड़ रहे हैं, कोई भी राज्य उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट फिर आप क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम उसे भी समझेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। आप पढ़ना इसे, घर जाके कहीं मिलेगा आपको। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, कॉमा, जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो, जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो, अंतर्निहित समझते हैं हिंदी, जिसके अंदर विद्यमान हो, या कोई ऐसा प्रश्न पनप रहा है या आपके मन में उठ रहा है ना, तो कोई भी अंतर्निहित कोई भी प्रश्न हो, उसके लिए हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। ये लिख लो, फिर मैं समझा दूं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता हो। बड़ा टिपिकल लिख दिया है, भाषा सरल भाषा में ये है। ये दोबारा बताएं? लिख लो। नहीं, यही लिखने की है ना, ये चीजें नहीं तो समझना मुश्किल हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, जिसमें, मतलब ये तो एक सेंटेंस फुल हो गया, जिसमें जब लगता है तो ये सेंटेंस बीच में जोड़ने के लिए होते कारण बताते हैं, जिसमें क्या है, कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध का मतलब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, विधि से संबंधित वैध होता है। वैध है विधि से संबंधित, हम लोग बोलते हैं वैध वो वाला नहीं, वैध वाला। ये वैध मतलब वैध और अवैध वाला। वैध अधिकार का अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस क्या है, या इसका विस्तार या विस्तार निर्भर हो। ठीक, क्लियर कर दो इसे? हो गया क्या तो मतलब संवैधानिक दृष्टि से कोई प्रश्न अराइज ना हो, बस ये है। अब इसमें लास्ट सेंटेंस एक लिख लीजिए, समझ ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकारों को पारस्परिक विवादों से संबंध में, मतलब एक्चुअल मीनिंग है ये, प्रारंभिक एकमेव अधिकार का मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट को इसलिए दिए गए हैं, हाई कोर्ट को इसलिए नहीं दिए गए कि हाई कोर्ट में अगर देंगे तो ये डर रहता है वो किसी भी राज्य का फेवर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो जो भी न्याय करेगा वो किसी के राज्य के पर्टिकुलर फेवर में नहीं करेगा। इसीलिए ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को एक प्रारंभिक या एकमेव दिया है, और ये इसका स्पेशल चीज है कि ये संघ सरकार को पूरा बांध के रखता है। जैसे मैंने एक बात बताई ना कि अगर 370 हटाने की कोशिश की तो केंद्र सरकार तुरंत संसद में लाके खारिज कर देगी, और चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो या स्टेट लिस्ट हो, सेंट्रल लिस्ट का में की ही बात मानी जाएगी कोई भी विषय। ठीक, दूसरा देखिए इसका पार्ट, कॉन्करेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन या समवर्ती मूल क्षेत्र अधिकार, समवर्ती मूल क्षेत्र अधिकार। अब कहोगे समवर्ती भी है, मूल भी है, ठीक है। ये सेकंड हेडिंग है इसका, किसका? पहले ओरिजिनल वाले का।
सभी राज्य, हाँ एक देखिए जो आपने कहा उसे अच्छी बात है, लेकिन इसे क्या कहते हैं ना, जैसे होता है सर्वहित सुखाय सर्वजन सुखाय वाली बात है। यदि सार्वजनिक हित का कोई भी मैटर हो, किसी भी राज्य से संबंधित हो या सभी राज्य से संबंधित हो, आप सुप्रीम कोर्ट 100% जा सकते हैं। कोई भी जन कल्याण से संबंधित कोई मैटर केस है, आप कभी भी जा सकते हैं। आपने तो हमें खुद ऐसी बॉल दे दी कि जिसका हम 6 मार सकें, कि सभी राज्यों से संबंधित तो 100% जा ही सकते हैं। आपने खुद ही बता दिया, सुप्रीम कोर्ट है ही इसलिए सभी की रक्षा करने के लिए। गॉट इट। दूसरा हेडिंग क्या कह रहा है, संवर्ती का मतलब समझते हैं। संवर्ती मीन्स, मैं बीच में पूछता हूँ, कहीं आप खाली बता की सरल पहले सुन के तो नहीं चले जाते हैं ठीक है, और आप मेंटली अलर्ट रहो कि आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कभी। संवर्ती का है, सिर्फ एक चीज याद रखो, मौलिक अधिकार से संबंधित। एक काम करना, 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, कैच वर्ड्स और क्लॉज वर्ड्स। बताया था आप लोगों को, बताया था। तो कैच वर्ड्स वो होते हैं, कोई भी ये आपको मेन में भी काम आएंगे और कैच वर्ड एमसीक्यू में काम आते हैं। एक्चुअली एमसीक्यू जो पैटर्न क्वेश्चन पेपर वो कैच वर्ड्स ही हैं। अगर वो कैच कर रहे हैं वर्ड्स, आपके मीनिंग कैच कर रहे हैं, चाहे वो असर्शन से और रीजन असर्शन से संबंधित हो, तो आपको तुरंत मेथड समझ में आया। एक बार इसके ऊपर भी बताऊंगा सब कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए 30% क्वेश्चन तो नॉर्मली ऐसे ही देते हैं वो जनरल, सब ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। लड़ाई होती है लास्ट 10% वाले में, वो आपको बताऊंगा क्या करना है। लेट मी फिनिश दिस बस, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं जब यहाँ पे हूँ, समझ लो विदाउट एनीथिंग सुबह से सीधे, तो मैं आपको लिए कुछ भी टाइम दे सकता हूँ। एंड यू नीड नॉट टू, चाहे मैं पूरे दिन एक दिन देना पड़े, मैं इसी पैटर्न पे बात करूँगा। नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, हाउ टू अटेम्प्ट ऑल प्रीलिम टेस्ट पेपर्स, ठीक है। मैंने आपको कहा, मुझे खुशी होगी उस दिन 5 सितंबर में आपके साथ मनाऊंगा नेक्स्ट ईयर का ठीक है। नहीं सच में, अभी तो मैं नॉर्मल आपको खाली पंडित जी की तरह बुलावा दे रहा हूँ। आइए, जब आप आओगे और पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, वैसे देखा जाए मैंने, आपको लग रहा है अच्छा, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं आपको लगेगा जिस दिन पेपर वेपर सब सेट होंगे, सब हो जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपकी ब्लेसिंग गई हो, कहना नहीं चाहिए। यहाँ से मिसिस को मेरी रेफर किया है आरआर हॉस्पिटल, जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, राष्ट्रपति कहला जो होता है। मैक्स हॉस्पिटल में मैं 3 दिन से था, एवरीथिंग हैज गॉन वेल। छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तब भी आपने चाहिए। मैं चाहता हूँ आप ऐसे प्रॉब्लम्स किसी को सॉल्व, इसलिए फोन का सिस्टम, तो किसी को भी इसलिए आपको उनका पूरा टेस्ट हुए कम से कम 50,000 के, लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें आएंगी आपके समय, आप परेशान मत होइए। पंखा नहीं है, गर्मी नहीं, रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, आपको IAS ही बनना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। और आप नाराज हुई तो मैं पूरा जहाँ स्क्रू आपके लूज होंगे, मैं 100% टाइट करूँगा। ये मेरा एक अमेव अधिकार है ठीक है। इंग्लिश हिंदी कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे मुझे मटेरियल लाना पड़े, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं का मैं बता करूँ, ये क्या बताओ कौन से चाहिए, लेकिन उससे काम नहीं चले तो मुझे पता है, उनका पैटर्न मैंने भी देखा था। कंकरेंट है कि मौलिक संबंधी विचार, वो मैंने कहा इसमें एक उसके आगे जोड़ी, मौलिक अधिकार संबंधी जितने भी विवाद हैं वो संवर्ती सूची के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब आप भूलोगे नहीं इस चीज के लिए, प्रारंभिक समझ गए, ये भी समझ गए, और दोनों मिलाकर क्या होता है, मूल संवैधानिक अधिकार इसके सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। लिख लो आप, वो सेंटेंस लिख लो, फिर भूलोगे नहीं। लिखिए, मौलिक अधिकार संबंधी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपने शब्दों में लिखा करो इसे। अब
दूसरा सेंटेंस आपको पता है, पढ़ा भी चुके हैं प्रीवियस बैच को। उसमें क्या है, उसमें 5 टर्म्स आपने पढ़े थे। कौन कौन से? परमादेश, क्या क्या थे? हैबिया क्लॉज और प्रोहिबिशन और सर्टियोररी, और ये सब 5 पढ़े हैं, है ना? सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि जो 5 आपकी याचिकाएं दी गई हैं उससे संबंधित अधिकार हैं। आपने बताया होगा कि जैसे हैबिया कॉर्पस है, जैसे बंदी प्रोटेक्शन, गिव मी ए बॉडी, उसका मतलब है आप सामने मेरे प्रस्तुत करिए, पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट में। और या एक ही तरह की कई याचिकाएं कई हाई कोर्ट में अगर दी गई हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सबको इकट्ठा करके, जैसा भी केस हुआ था नुपुर शर्मा का या और दूसरे केस थे, तो वो अधिकार है उसका कि मंगा सकता है। मैं इसलिए लेटर्स देता हूँ और मैं कहूँगा क्या 1969 में ये हुआ था वो हुआ था, तो बोले सर हम तो थे ही नहीं, हमें क्या पता क्या हुआ था। सो दैट्स व्हाई लेटर्स देता हूँ। और या किसी के खिलाफ धार्मिक बेस पे या झंडे फ्लैग के बेस पे किसी को किया गया तो वो जो भी है अधिकार, तो वो कहते हैं कि, और तीसरा ये भी है उसमें कि 24 घंटे से ज़्यादा है वो बंद नहीं कर सकती हवाला। ये सब जितने भी हैं ये आते हैं संवर्ती क्षेत्र अधिकार में, और ये सब मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। गॉट इट? लिख दोगे? नेक्स्ट। समझ में आ गया ना? ये इंपॉर्टेंट है और ये संवर्ती वाला मीन्स मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आते हैं। नहीं, क्या समझ में नहीं आया? नहीं बताइए, क्लियर नहीं हुआ आपको? पढ़ दे रहा हूं एक बार। मौलिक अधिकार संबंधी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ ये अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त हैं। जैसे अगर पहले जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपीलिएट अथॉरिटी भी है ना, अगर फंडामेंटल राइट का किसी स्टेट में दोहन हो रहा है, आच्छादन हो रहा है शुद्ध हिंदी में, या फिर उसके लिए समस्या आ रही है, तो वो पहले वहाँ पे भी जा सकता है, और वहाँ उसे लगता है कि सुनवाई नहीं होगी तो डायरेक्ट भी जा सकता है। ठीक है, ये आता है। दूसरा हेडिंग, मतलब पहले वाले की 2 हो गए। दूसरा है अपीलिएट या पुनर्विचार क्षेत्र अधिकार। अपीलिएट भी कहते हैं, अपीलिएट और रिव्यू पिटीशन भी कहते हैं। हिंदी में इसे लिख देता हूं, पुनर्विचार क्षेत्र अधिकार। ठीक है, पुनर्विचार। इसकी तो मीनिंग से ही साफ है, स्पष्ट है, आप समझ रहे होंगे। डिस्कस होता है ना। Now concentrate this side. सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सभी उच्च न्यायालयों की अपील सुनने का भी अधिकार है। ठीक, ये लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय को, अगर आप कोटेशन या शॉर्ट नोट आते हैं तो लिखोगे सर्वोच्च न्यायालय को उपर्युक्त दोनों क्षेत्राधिकारों के अतिरिक्त सभी उच्च न्यायालयों की अपील या उनके निर्णय के विरुद्ध, ये भी शब्द यूज कर सकते हैं, उनके निर्णय के विरुद्ध याचिका देने का अधिकार है। समझ में आ गया? इसमें क्या है, कौन कौन सा? नंबर 1 आर्टिकल 132(1) क्या कहता है इसके मामले में? 132(1) आर्टिकल 132(1) इसे कहते हैं संवैधानिक अपीलीय अधिकार। पूरा नहीं लिखे, बहुत टाइम लग जाएगा। संवैधानिक अपीलीय, चलो हम ऐसा कर दे रहे हैं,
क्षेत्राधिकार, ठीक। हाँ, इसमें है, लेकिन क्या इतना तो सब जानते ही, या तो समझ ही जाओगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। आर्टिकल 132 क्या कहता है, मैं एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि यदि उच्च न्यायालय क्या कहता है 132(1) आर्टिकल, इनके मैं लिस्ट दूंगा तो आपको सब अभी क्या होता है ना, अभी आप कंसंट्रेट होकर सुनिए, इसकी पूरी आर्टिकल की लिस्ट दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर मैं बाइफरकेट कर दूंगा कि इतने से इतने इसमें, इसमें से इसमें, तो आपको पार्ट वाइज याद हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना सॉल्व, तो आपको पता है ये पार्ट इसमें है, तो इससे मैं डिलीटेड मेथड से प्रीलिम के कई क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो बताएंगे। इसीलिए बेस, जब तक काका खा से नहीं, का से काम करना, खा से खाना, जब काम करोगे तभी खाना खा मिलने को मिलेगा। तो पहले हम का और खा पढ़ा रहे हैं, पहले काम करिए, फिर आराम से खाना खाइएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, एग्जैक्ट वर्डिंग कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे, शब्द है वही, ये प्रमाणित, सुन लीजिए, ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में विधि की व्याख्या की आवश्यकता है। मैं आर्टिकल के उस शब्द को बता रहा हूँ। यदि उच्च न्यायालय ये कोई केस गया अपीलेट में, उच्च न्यायालय में, और ये उच्च न्यायालय को लगता है कि जो केस आया है इसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत है, और हमने बताया था व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये अधिकार किसके पास जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपीलेट का जो अधिकार जाए, वो याचिका जाएगी वो हाई कोर्ट से जाएगी, क्योंकि जब आर्टिकल पढ़ोगे तो उस टाइम नहीं आएगा, लेकिन ऐसे समझ में आएगा कि वो ये देखेगा, उच्च न्यायालय प्रमाणित ये कर दे कि इसमें क्या है, विवाद में, जो विवाद उनके पास आया है उसमें विधि की व्याख्या की आवश्यकता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में से, भारत, यहाँ पे भारत राज्य का मतलब होल देश की बात आई है, राज्य का मतलब यहाँ पे भारत राज्य क्षेत्र में से किसी भी उच्च न्यायालय के दंड अथवा दीवानी संबंधी निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत की जा सकती है। इतना टिपिकल भाषा में लिखा है, सीधा सीधा कह दो कि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो रिव्यू पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार। एक और चीज है, ये समझ गए, एक और एडिशन नॉलेज। आपने देखा होगा जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी जज कोई निर्णय देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आप उससे नाखुश हैं, तो क्या आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट ना, बीच में और कोई भी कोर्ट है। ये नॉलेज की बात मैं बताता हूं। अगर आप किसी जज से, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत केस आते हैं आपके सामने, मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी जज, चाहे वो सिविल का हो या दीवानी का हो, क्रिमिनल का हो, दीवानी सिविल एक ही होता है, या तो आप पता है आपको ये रिव्यू पिटीशन जैसे ही भेजा ना सुप्रीम कोर्ट ने, आप उस रिव्यू पिटीशन को जिला जज के पास ले जा सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, अब रिव्यू पिटीशन पता है आपको, जिला जज के डायरेक्ट वहां जाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वकील भी कह देता है, क्योंकि हर वीक में हर एक जिले में वकील आते हैं हाई कोर्ट की, और वो कस्टमर देखते हैं कौन कौन है, कौन उनकी आप कमी, ये सच है। अब किसी नहीं चाहिए, हमारे पास कितने कार्ड रखे, बस अब कोई केस हो भेज देना, वो देखते हैं ना कौन कौन केस भेज सकता है, लेकिन कभी प्रमोट मत करना इन सब चीज़ों के लिए। तो रिव्यू पिटीशन जिला लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट जज सुनता है। जिस तरह अगर ये और ये इसका क्या कैसे, ये तो ये इंडिविजुअल नहीं जा रहा है। 132 क्या कह रहा है कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि इस केस में, इस विवाद में संविधान की व्याख्या या वैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है, तो वो केस किसे जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर है ना, सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। ये आर्टिकल 132 कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है, दीवानी संबंधी अंतिम हो गया, आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार की प्रार्थना प्रस्तुत की जा सकती है। अब आर्टिकल 132 क्या कहता है, ये क्या कहता है, दो की भी सुन लीजिए क्या कह रहा है। इसके अनुसार करें शुरू, कलम लिख दे,
यदि उच्च न्यायालय शब्द वो है, ये इसके शब्द, ये रेडीमेड मिल जाएगा, खाली समझ लीजिए, डाउनलोड करोगे तो भी। यदि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया, जो हमने ऊपर कहा, पहले का उसने प्रमाण, अब मानो नहीं दिया। असल में ये जो पढ़ाने की चीज़ें हैं ना, ये दिमाग खोलती हैं आपकी, दोनों तरफ से देखती हैं। यदि ऐसा ना हो तो, इसलिए कभी कभी सवाल आता है, क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है? आता नहीं आता है। तो ये चीज़ें जब आप विज्ञान है भी, अगर मुझसे तो हाँ विज्ञान है, क्योंकि वोटिंग में आपको हर चीज़ पता चल जाएगी, किस एज का है, किस मेल फीमेल है, कितने एज ग्रुप के हैं, कितने वोट पड़े, कितने नहीं पड़े। एग्जैक्ट साइंस तो वही है, जब जो डिसीजन आते हैं साइंस वाले बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, तो ऑब्जर्वेशन करके, जो निरीक्षण करके और जो निष्कर्ष निकलता है, 3 हेडिंग होते हैं ना, यही 3 होने हैं, तो जो निष्कर्ष निकलता है वो एग्जैक्ट निकलता है। सोशल साइंस सब साइंस इसलिए नहीं क्योंकि एग्जैक्ट निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन कुछ चीज़ों में पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि डेमोग्राफी से संबंधित है जनसंख्या के, वो भी एग्जैक्ट डाटा दे सकता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हाँ कुछ सामाजिक विज्ञान विज्ञान है और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स है, बहुत सी डाटा है, फुल फ्लेज नहीं है। वैसे साइंस केवल 2 ही में लगा है, एक होम साइंस में, पॉलिटिकल साइंस, बाकी किसी सब्जेक्ट में साइंस सही है। हमें गलत है, बता दो कोई सब्जेक्ट। मैंने ही तो ये कहा, होम साइंस मैंने ही कहा, आपने सुना नहीं पूरा, मैंने क्या कहा? होम साइंस भाई पहले ही कह दिया है। कौन सा? अरे तो वो तो है ही साइंस, वो तो मैथमेटिकल डाटा ही है उसमें। एनीहाउ चलो 10 लाइट मूवमेंट अगर आप देखते होगे, दृष्टि वाले की जिनकी आप अभी वीडियो देख रहे थे, अगर पूरा वीडियो देखोगे तो उसमें भी एक शब्द होता है HOAX, हॉक्स, बीच बीच में कटिंग जोक्स, नहीं तो 3 घंटे में बच्चों बाहर चला जाए। आपने देखो कैसे सुना है किसी ने, किसी 1 घंटे बीच बीच में जोक सुनाते ना हैं? मैंने तो 1-2 देखे, वो 1-1, 2-2 मिनट के, वैसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, लेकिन मैंने देखा है। एक एग्जाम्पल मैंने कल दिया भी था किसी को, वहाँ मैं इनके ही एग्जाम्पल दिया था मैंने, हैं? तो शिक्षक ही कर सकते हैं, पढ़ाया है ना। इवन कोर्ट को भी क्रिटिक्स कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं हिंदी में निंदक नियरे राखी। निंदा करने वालों को हमेशा पास रखो, उससे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा है ना, निंदा करने वाले आपको सही डायरेक्शन देते हैं, सही नहीं चला रहे हो भाई, अच्छा ठीक है सही चला रहे हैं। अच्छी हिंदी पे कमांड है, चलो पॉलिटिकल साइंस में आ जाइए। तो प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दे और सर्वोच्च न्यायालय, सुन लो देखो दोनों चीजें, इधर हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और उधर सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय को ये लगता है कि संबंधित विवाद संविधान से संबंधित है और विधि का कोई प्रश्न निहित है, तो वो अपील की विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। सर देखो दोनों 3 चीज आई इसमें, एक तो उच्च न्यायालय अस्वीकार कर दे और उच्च न्यायालय, और ये सर्वोच्च न्यायालय ये लगे कि अगर ऐसा ये डिसीजन दिया तो फिर प्रश्न अराइज हो जाएगा, फिर प्रश्न उठ जाएगा कोई भी, तो वो अपने आप स्वतः संज्ञान लेके आदेश पारित कर सकता है केस के बारे में, ये उसे अथॉरिटी है। ठीक, ये अपीलेट अथॉरिटी में आ जाता है। दूसरा इसमें है दीवानी या सिविल। तीसरा सॉरी, सिविल को क्या बोलते हैं? दीवानी। किसकी? दीवानी। दीवानी क्यों नाम रखा गया है इसका? अक्लमंद सही है, अक्लमंद शब्द क्या है सही? अक्लमंद माने या अकलमंद? अकलमंद ना, अकलमंद मतलब, हाँ वही तो, तभी तो हम पूछ रहे हैं अकलमंद ना, मतलब इस लॉर्ड को पता नहीं, हिंदी तो आप अच्छी बोल लेते कबीरदास जी के बारे में। बताओ अकलमंद कौन सा शब्द क्या सही है? अकलमंद ना, हो गया, बता दें। अक्लमंद एक्चुअली मंद माने तेज होता है। कौन सी भाषा है? उर्दू, अरबी, पर्शियन हैं? पूछ के आना घर से। मंद माने यहाँ पर तेज है, ठीक है।
अक्लमंद माने जो अक्ल का तेज होता है। आपने मन का आयुध जो है धीरे धीरे किया जाता है ना, वो हिंदी है। अक्ल की आप सुनो, अक्ल का एक शब्द है, उर्दू का। अक्ल में दो शब्द हैं, अक्ल प्लस मन, उर्दू के दोनों शब्द हैं। आप एक तरफ हिंदी लगा रहे हो, दूसरा उर्दू लगा रहे हो। उसके आम के पेड़ पे क्या बबूल, अक्ल जो लगाई आपने, अक्ल का एक शब्द है उर्दू का, और मन का है वो हिंदी लगा रहे हो। मन माने तेज नहीं, अक्ल मन माने उर्दू में तेज के होते हैं। अक्ल मन माने तेज, बंद मत कहना, बंद तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। प्लीज आप थोड़ा लिटरेचर पे भी अपने ध्यान दो। दीवाने होते हैं, दो तरह के केस होते हैं, एक आपराधिक नेचर के और दूसरे होते हैं सिविल। सिविल का मैंने शब्द शायद पहले ही बता चुका हूँ कि सिविल का माने सभ्यता से होता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता से, कि ये वो दायरे हैं जिसमें क्राइम नहीं होता है, और जिसमें क्राइम होता है वो क्रिमिनल वाले अपराधी मुकदमे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, जोर से बोलो, फौजदारी है ना। हमने कहीं जोर से बोलो, कोई ये ना कह दे जय माता दी। जोर से बोलो, कोई जय माता दी, ऐसा बोला करो, सबको क्लियर हो। फौजदारी क्रिमिनल। दीवाने के मुकदमे के बारे में क्या कहता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 4-5 MCQ हैं और 4-5 ध्यान से सुनना। दीवानी के केस में संविधान में ये व्यवस्था की गई थी, मूल संविधान के 20,000 रुपए से अधिक के केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एक ये व्यवस्था सन 1972 में 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। नोट करते जाओ। ओरिजिनल संविधान में 20,000 तक या 20,000 से अधिक का केस है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सन 1972 में ये राशि 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आर्टिकल 133 अनुच्छेद नंबर 133 में संशोधन किया गया और वो संशोधन था 30वां लिख दिया मैंने यहाँ पर, 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 30th। उसी साल इन सेम ईयर और उसमें ये राशि बिल्कुल समाप्त कर दी गई। जब मैं सुबह पढ़ रहा था ये केस दोबारा रिपीट करके, तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि यदि ये राशि पहले बढ़ाई फिर खत्म कर दी तो इसे पढ़ाने का मतलब क्या है? जरूरत ही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन सर ये अपीली मामला है ना, नहीं एक बार बढ़ा दी फिर खत्म कर दी, हमने आपको 20 रुपए दिए और वापस ले लिए, तो ये कोर्ट करना चाहिए हमें? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? दिए ना फिर वापस ले लिए। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है क्यों दिए और क्यों वापस लिए, ये प्रश्न तो उठते हैं ना। यही तो है न्याय, कि न्याय हुआ तो फिर क्या आपके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसलिए कोर्ट करना पड़ा। देखो समझ में आया भाई? मतलब कुछ नहीं है, जनरल लोगों के लिए नहीं, आपके लिए मतलब है। क्यों? आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको दोनों तरफ देखना चाहिए कि सर ने रुपए दिए या, है ना, तो सर ने क्या सोच के रुपए दिए, क्या वो डिजर्व करता है? अगर डिजर्व करता है तो वापस क्यों लेंगे? ये मनन का विषय है योगा में।
ये मनन का विषय, चिंतन का विषय है, और इसीलिए ये मनन और चिंतन के ऊपर ही पूरा लॉ और विधि है। अगर मनन चिंतन का सवाल नहीं होता तो उच्च न्यायालय जो निर्णय दे देता, सर्वोच्च न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है। क्या हुआ? 3 बज गए क्या? फिर अच्छा सर आगे